चलो आज की क्लास में अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस। चैप्टर का नाम क्या है? रेशियो एनालिसिस। ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात। रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ने के लिए आप लोगों को पहले अपने अंदर ये तीन चीजों को एंश्योर करना पड़ेगा, तब आपसे ये चैप्टर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मतलब इसके क्वेश्चंस आप लोगों से तभी बनेंगे। ये तीन चीजें अगर आप एंश्योर नहीं करते हो तो आप लोगों से इसके सवाल नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या आना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट अगर नहीं पता है तो आप भूल जाओ कि आप लोगों से सवाल बनेगा। दूसरा, जितने भी रेशियो हैं सभी रेशियो का क्या पता होना चाहिए आप लोगों को? फॉर्मूला। फॉर्मूला तभी पता होगा जब आपको क्या पता है? फॉर्मेट। क्योंकि फॉर्मूले के अंदर जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में चीजें लेंगे वो कहां से लेंगे? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट से लेंगे। और उसके बाद लास्ट में उन फॉर्मूले के साथ खेलना कैसे है, मतलब उन फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, आपको ये चीज आना चाहिए। मतलब ये तीन बातें अगर आप इंश्योर नहीं करते हो तो आपसे इस चैप्टर के सवाल नहीं बनेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो सबसे पहले मैंने ये तीन बातें बोली, तो पहले दिन से मैं आप लोगों को ये तीन बातों के ऊपर काम करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को, मेरे को पता है कि आप लोगों को फॉर्मेट नहीं पता, तो पहले तो अपन फॉर्मेट ही समझेंगे। उसके बाद रेशियो के फॉर्मूले भी मैं बताऊंगा जिसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, और यूज कैसे करना है वो क्वेश्चन बना बना के आप लोग सीख जाओगे। यूज करने के लिए अलग से कुछ, मतलब और कुछ करने के लिए बैठना नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आप लोग सीख जाओगे। ठीक है? कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है इस चैप्टर के अंदर? इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को तीन टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला, आपको क्वेश्चन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड डेटा मिलेगा। क्या मिलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड डेटा मिलेगा। उस डेटा का यूज करके आप फॉर्मूला लगाओगे और आप क्या कैलकुलेट करके बताओगे? रेशियो कैलकुलेट करके बताओगे। या फिर आपको क्या दिया रहेगा? रेशियो दिया रहेगा, उससे आपको क्या बनाना पड़ेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी डेटा को कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझे मेरी बात को? जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक छोटा सा रेशियो होता है जीपी रेशियो। एक रेशियो क्या होता है? जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ये काहे का फॉर्मूला है? जीपी रेशियो का फॉर्मूला। अब आप एक बात बताओ, आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट पता है, सेल्स भी पता है, तो आप उसकी सहायता से क्या निकाल लोगे? मतलब ये कौन से टाइप का क्वेश्चन हुआ? पहले वाला, जहां पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट या उससे रिलेटेड डेटा दिया रहेगा और आपको क्या निकालना है? रेशियो। या फिर इसी फॉर्मूले का यूज करके आप जीपी रेशियो दिया रहेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? जीपी रेशियो दिया रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स इंटू 100। तो आप इससे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो कि नहीं? मतलब ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो कि नहीं? या फिर सेल्स निकाल सकते हो कि नहीं? तो इस तरीके से आपको डेटा दिया रहेगा, उससे रेशियो निकालना है, या फिर रेशियो दिया रहेगा उससे क्या निकालना है? डेटा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने भी बोल देगा कभी कभी। आगे आपको कभी कभी क्वेश्चन में लास्ट लास्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रेशियो दिया रहेगा और डेटा दिया रहेगा, उससे क्या बनाने के लिए बोल देगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने बोल देगा। मतलब आपको आधा अधूरा रेशियो दिया रहेगा, पहले कैलकुलेट करना है, फिर बोल देगा आप बना के बताओ पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बना के बताओ, ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये आप लोगों के इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन था कि क्या क्या आप लोगों को आना चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है? चलो सबसे पहले अपन बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो ये है सबसे पहला, अकाउंट का नाम क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। उसके बाद कौन सा अकाउंट आपको दिख रहा है? अकाउंट नहीं है ये, क्या है? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। और थर्ड नंबर पर क्या दिख रहा है आप लोगों को? बैलेंस शीट। अब आप लोग बैलेंस शीट के बारे में मैं पहले से एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। नॉर्मली कंपनियों की बैलेंस शीट जो बनती, कैसी बनती है? वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है। वही वर्टिकल फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट को मैंने ऐसा बना दिया है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट।
बाकी अंदर की चीजें वही है, बस समझाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट की। जो अपन 11वीं में पढ़ते थे फॉर्मेट, वो याद है आप लोगों को? ट्रेडिंग फॉर्मेट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, कि भूल गए? 11वीं में अपन एक फॉर्मेट पढ़ते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, वो याद है कि भूल गए? मैं ना अब क्लास में ऐसे किसी भी बच्चे को आने नहीं दूंगा जिनके आने के कारण है ना क्लास में डिस्टरबेंस होता है। एक तो सुरेंद्र को मैं भगा दिया हूँ क्लास से, और सुबेरे भी एक दो बच्चे लोग मेरे को दिख रहे हैं जो ऐसे करते हैं, तो मैं बिल्कुल है ना उन लोगों को अलाउ ही नहीं करूंगा आने के लिए क्लास में, क्योंकि मेरा मूड खराब हो जाता है, और मूड खराब हुआ तो पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा फिर मेरा, और नुकसान पूरी क्लास का होगा फिर। तो अभी आप लोग तो नहीं कर रहे हो, बाकी फिर भी मैं बता रहा हूँ, आपके क्लास में अभी ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं है, ये पूरा ग्रुप गायब हो गया आज। ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है, उसमें सबसे पहले अपन नॉर्मल फॉर्मेट ना, सबसे पहले अपन क्या लेते थे? ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या लेते थे? परचेस। परचेस में क्या माइनस करते थे? रिटर्न। फिर यहां क्या लेते थे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पर क्या लेते थे? सेल्स। सेल्स में रिटर्न माइनस करते थे। बाय यहां क्या लेते थे? क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर अपने को क्या मिल जाता था? ग्रॉस प्रॉफिट। ये एकदम बेसिक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को मैंने दूसरे ढंग से प्रेजेंट किया है, ध्यान से देखते जाना। ओपनिंग स्टॉक पता है ना क्या होता है, कि किसी चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सारी चीजें तो पता है, ओपनिंग स्टॉक किसको बोलते हैं, परचेस किसको बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं। अब इन ये फॉर्मेट इसलिए लिखा मैंने ताकि आप रिकॉल कर पाओ जो 11वीं में पढ़ते थे। अब जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, मेन फॉर्मेट जो इस चैप्टर में काम आएगा वो ये है, पढ़ो। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, पढ़ो। सबसे पहले यहां पर मैंने क्या लिख दिया? टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर सारी वही चीजें जो मैंने अभी वाले फॉर्मेट में लिखी थी। पहला क्या है? ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या है? परचेस। परचेस के बाजू में मैंने क्या लिखा है? कैश और क्रेडिट। अगर क्वेश्चन में कैश परचेज भी है, क्रेडिट परचेज भी है, तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे। फिर क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं बाजू में कि इनको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर माइनस क्या करना है? ये तीन चीजों को तो ऐड करना है, फिर माइनस क्या करना है इसमें से? परचेस रिटर्न। और क्या माइनस करना है? क्लोजिंग स्टॉक। ये प्लस और माइनस करने के बाद यहां पर जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है? अब यहां पर बाजू में क्या लेंगे अपन? बाय सेल्स। सेल्स के भी बाजू में क्या लिखा है? कैश और क्रेडिट। और माइनस क्या है? सेल्स रिटर्न। जो बाहर आएगा वो निकाल देना है। अब ये काहे की अमाउंट है? सीओजीएस की अमाउंट है। ये काहे की अमाउंट है? सेल्स की अमाउंट है। ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या बनेगा? ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? मतलब ये फॉर्मेट तो है ही अपने आप में, लेकिन अपने आप में फॉर्मूला भी बन गया। क्या? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। और सीओजीएस का भी एक फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखवा दिया। सीओजीएस का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस परचेस रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और परचेस में कैश और क्रेडिट दोनों लेना है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। और सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, एक चीज और है, ध्यान से समझना। जब अपन सेल्स लेते हैं, सेल्स, तो ये जो अंदर में जो अमाउंट है ना सेल्स की, ग्रॉस है। ग्रॉस काहे की अमाउंट है? ग्रॉस। ग्रॉस सेल्स है, ग्रॉस। और जो बाहर अमाउंट है वो कौन सी सेल है? तो आप जब जीपी रेशियो निकालोगे, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को फॉर्मूले में, जब आप जीपी रेशियो निकालोगे ना तो कौन सी सेल्स लेनी पड़ेगी आपको? नेट सेल्स लेनी पड़ेगी, नेट सेल्स। क्लियर है? चलो अब अपन क्या करते हैं, नीचे उतरते हैं। हाँ भाई, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखो अगर मैं मीनिंग जो बताऊंगा आपको उससे अगर आप समझ गए तो आप कभी भी उसमें गलती नहीं करोगे। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसा कोई भी खर्चा
जो किसी वस्तु के खरीदने में या उसके मैन्युफैक्चरिंग में काम आ रहा है। समझे मेरी बात को? डायरेक्ट किसको बोलेंगे? खरीदने से रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो डायरेक्ट। उसके अलावा बिजनेस चलाने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है वो सब इनडायरेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा, इनका नाम पढ़ो ना, नाम से आपको नेचर समझ में आ जाएगा। फ्यूल और पावर कब लगता है? किसी चीज को बनाते हैं तब लगता है। वेजेस कब लगता है? मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे लगता है, या फिर खरीदोगे तो खरीदते समय लोडिंग अनलोडिंग वाला देते हो। कैरियज इनवर्ट गाड़ी का भाड़ा, फ्रेट ये भी गाड़ी का भाड़ा, ऑक्ट्रॉय मतलब नाके का आजकल टोल भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये सारे खर्चे किससे रिलेटेड दिख रहे हैं आपको? परचेस या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड दिख रहे हैं, तो ये सारे डायरेक्ट है। इसके अलावा बिजनेस में और भी खर्चे होते हैं तो उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। समझ में आ गई बात? तो अब अपन क्या करते हैं, एक स्टेप नीचे उतरते। ग्रॉस प्रॉफिट जो आया, नीचे उतर जाओ, यहां पर आ जाओ। ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या माइनस करेंगे हम? ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको क्या बोलेंगे हम? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसको बोलते हैं? तो यहां पर मैंने कुछ नाम लिख दिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हिंदी में बोलते हैं संचालन व्यय। बिजनेस को चलाने या बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड जो भी खर्चे किए जा रहे। तो सबसे पहले क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। फिर क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। फिर क्या है? फाइनेंस एक्सपेंस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, बैड डेट, ये सब बिजनेस चलाने से रिलेटेड किए जाने वाले खर्चे हैं। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में इधर ले लोगे क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब 11वीं पढ़ते थे तब ये वाला स्टेप आप लोग नहीं करते थे, सीधा ग्रॉस प्रॉफिट नीचे उतार देते थे और आपको क्या मिल जाता था? नेट प्रॉफिट। लेकिन अभी इस वाले में आपको ये काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। आगे, अब नीचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतरा, उसमें हम क्या ऐड करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐसी इनकम जो इनकम तो है लेकिन बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, तो उसको हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। तो मैंने बाजू में कुछ कुछ नाम लिख दिया, पढ़ो। ब्याज मिल रहा है, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा उसके ऊपर। डिविडेंड मिल रहा है, हमने किसी कंपनी के शेयर लिए होंगे तो, या हमने कोई एसेट बेच दी तो उससे हमको प्रॉफिट हो गया। तो ये सब कौन सी इनकम कहलाएगी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब इधर अपन क्या लेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमारे पास क्या है? मैंने फिलहाल एक ही नाम लिख दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर से उतरा, उसमें हमने क्या ऐड किया? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और यहां पर क्या माइनस किए? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये माइनस कर दिए तो अपने को क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। एक बार इस फॉर्मेट को अच्छे से समझो। इस फॉर्मेट को तो समझ लिए, साथ में ये बहुत सारे फॉर्मूले भी देके चले गया हमारे को। पहला फॉर्मूला में ग्रॉस प्रॉफिट का बताया था आप लोगों को, क्या था वो? सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स माइनस सीओजीएस। दूसरा फॉर्मूला क्या है ग्रॉस प्रॉफिट का, अगर मैं आपसे पूछूं तो? दूसरा फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट का कैसे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। अभी मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक फॉर्मूला बताया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा फॉर्मूला भी तो बन सकता है ना, नीचे से जब आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो वो प्लस करेंगे, वो माइनस करेंगे, तो क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन जाएगा। रिवर्स में भी देखना है, मतलब ये फॉर्मेट अगर आपको याद है तो आप 6-7 तो फॉर्मूला तो ऐसे ही अपने मर्जी से याद कर लोगे। समझ में आ गई बात? चलो, अब ये जो नेट प्रॉफिट मिला है, अब ध्यान से सुनना, ये नेट प्रॉफिट जो मिला है यहां पर अपन ब्याज ले लिए थे कि नहीं? ब्याज ले लिए थे ना, ठीक है। अब अपन है ना एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट में क्या जोड़ के लेना है? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में अपने को ब्याज अलग से दिखाना पड़ता है, क्योंकि और जो ऊपर में नेट प्रॉफिट आया था ये आफ्टर इंटरेस्ट वाला था, तो इसलिए अपन यहां पर ऐसा दिखा रहे। तो अपन यहां पर क्या लेंगे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का एक नाम और है, क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये जो था ना, ये अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट था, तो हमने इंटरेस्ट इसमें क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। ये ले लो। समझ में आ गई बात? मतलब इससे क्या समझते हो आप? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब क्या?
मतलब ये एक ऐसा नेट प्रॉफिट है जो ब्याज और टैक्स देने के पहले का है, मतलब हमने बाकी सारे खर्चे कर लिए, सिर्फ क्या क्या नहीं हुआ अभी, ब्याज और टैक्स हमने नहीं दिया है। अब इसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट मतलब अगर आपने लोन लिया है तो लोन के ऊपर ब्याज, डिबेंचर अगर आपने इशू किया तो डिबेंचर के ऊपर ब्याज, वो सारे इंटरेस्ट अपन यहां पर माइनस कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या मिल जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स को अपन प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोल सकते हैं। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स। अब टैक्स की अमाउंट माइनस हो जाएगी तो आपको क्या मिल जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। थोड़ा सा अब नाम के ऊपर है ना दिमाग लगाना। अर्निंग आफ्टर टैक्स का मतलब होता है अब ये ऐसा प्रॉफिट बच गया जिसमें से बाहरी लोगों को मतलब जो कंपनी के नहीं है उनको हमने पूरा पैसा दे दिया, टैक्स भी दे दिया। टैक्स किसको देते हैं, गवर्नमेंट को। ब्याज किसको देते हैं, जिनसे हमने उधारी लोन वोन लिया था उसको। सैलरी वैलरी दुनिया भर के जितने खर्चे सब कर दिए, आखिरी में अब हमारे पास जो बच गया ना प्रॉफिट बचा है बस। अब वो जो प्रॉफिट बचा है वो बटने के लिए रेडी है, किसके लिए, शेयर होल्डर्स को। तो उसका एक नाम रखा गया अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। अर्निंग अवेलेबल फॉर, इसी प्रॉफिट में से हम डिविडेंड बांटते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। कौन से वाले प्रॉफिट में से, जो ब्याज और टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट होता है वो वाला। समझ में आ गई बात। अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब उसको और किस नाम से जाना जाएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। अब अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स में से अपन क्या माइनस करेंगे, प्रीफरेंस डिविडेंड। क्या माइनस करेंगे, प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे। प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद जो आएगा, अच्छा एक बात बताओ, शेयर होल्डर्स कितने टाइप के होते हैं, एक होता है प्रीफरेंस शेयर होल्डर, दूसरा क्या होता है, इक्विटी। तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर जो होता है ना, वो उसको पहले डिविडेंड वगैरह सब दिया जाता है, उसके देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो किसको दिया जाता है, इक्विटी वाले को। तो जो अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स था ना, उसमें से अपन सबसे पहले क्या देंगे, प्रीफरेंस वालों को डिविडेंड देंगे। अब प्रीफरेंस वालों को देने के बाद जो बचेगा, अब उसका नाम और स्पेसिफिक हो गया। क्या नाम हो गया अब, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब उसमें से क्या माइनस कर देंगे, इक्विटी डिविडेंड माइनस कर देंगे। अब इक्विटी जरूरी नहीं कि कंपनी जितना प्रॉफिट है पूरा बांट देगी। 1 लाख रुपए कमाई है, उसमें से मान लो 70,000 बांट दी, तो बाकी 30,000 कहां गया, कंपनी ने उसको अपने पास रखा हुआ है। तो जो कंपनी प्रॉफिट का पोर्शन बांटती नहीं है लोगों को, शेयर होल्डर्स को, उसको हम क्या नाम देते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। ऐसा अर्निंग जो हमने अपने पास में क्या कर लिया, सुरक्षित रख लिया है, रिटेन करके रख लिया है, बचा के रख लिया है। तो इनकम स्टेटमेंट एक बार समझो। इसकी जरूरत आप लोगों को बहुत है ना, कम पड़ेगी। मतलब नहीं पड़ेगी नहीं बोल रहा हूं, पड़ेगी लेकिन कम जरूरत पड़ेगी। इसकी जरूरत आपको ज्यादा पड़ेगी, इसकी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाओ, बैलेंस शीट। अब इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं, क्योंकि इसके पहले मैंने आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया था, कौन सा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़े हो ना आप लोग, कि बैलेंस शीट जो होती है वो 2 पार्ट में बटी हुई होती है। एक होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरा क्या होता है, एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरा क्या होता है, एसेट्स। अब इक्विटी और लायबिलिटी कितने पार्ट में बटी हुई है, 3। पहला होता है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटी, तीसरा करेंट लायबिलिटी। और एसेट्स कितने पार्ट में बटा हुआ है, 3 पार्ट में है। मैंने उस समय फॉर्मेट जो बताया था उसको थोड़ा सा अभी यहां पर हल्का फुल्का मॉडिफाइड है। क्या है यहाँ पे, पहला पार्ट नॉन करेंट एसेट, दूसरा, तीसरा क्या है, फिक्सटिशियस एसेट। क्या होता है, इसलिए आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। जब अपन वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो वर्टिकल बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व सरप्लस दिखाते हैं। तो रिजर्व सरप्लस में ये फिक्सटिशियस एसेट की अमाउंट को क्या करके दिखाते हैं, माइनस। और यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, अलग से दिखाया है। वो कारण है, बाद में आप लोगों को बता दूंगा कि क्यों ऐसा करके दिखाया मैंने। इसकी 2 जगह है, इसकी 2 जगह है। एक चीज बात समझना, ये कौन सी, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट में क्या होता है, कोई भी चीज जो अपोजिट साइड में देखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहां पर मान लो नॉन करेंट लायबिलिटी लिख दी, इसकी एक्चुअल जगह क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी की, नॉन करेंट लायबिलिटी की एक्चुअल जगह क्या है, लायबिलिटी साइड में। लेकिन अगर मैं इसको कहां दिखा देता हूं, आप दोनों को क्लास में बैठना है कि जाना है, इधर देखो, इसकी जगह यहां पर है
इसको अगर मैं एसेट साइड में दिखा दूंगा तो क्या होगा, माइनस में दिखेगा। वैसे ही कोई चीज अगर एसेट साइड की है जिसको मैं लाइबिलिटी साइड में दिखा दूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये फिक्टिशियस एसेट की एक्चुअल जगह जो थी ना एसेट साइड में थी, क्योंकि वो एसेट है, लेकिन उसको दिखाया कहा जाता है, रिजर्व सरप्लस में माइनस करके। समझे मेरी बात को, क्योंकि एक प्रकार का है ना लॉस होता है, लॉस, इसलिए इसको रिजर्व सरप्लस में एडजस्ट करके दिखा देते हैं। समझ में आ गई बात। बाकी बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या पढ़ लेते हैं। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कौन कौन सा कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में ए नंबर पर क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और क्या आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आता है, डिवेंचर और बैंक लोन। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल के अंदर भी दो चीजें आती है, क्या क्या, सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल। शॉर्ट टर्म प्रोविजन और अदर करंट लायबिलिटी, ये सारी चीजें आती है इक्विटी एंड लायबिलिटी वाले साइड में। एसेट्स में क्या क्या आता है, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में पहला नंबर पर क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब आप लोग बी कॉम पढ़ रहे हो सकता है बैलेंस शीट पुरानी वाली दे दे, अपडेटेड नहीं रहेगी, तो वहां पर आपको ये क्या नाम से दिख जाएगा, फिक्स्ड एसेट भी दिख जाएगा। इसके अंदर क्या आता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। उसके बाद क्या आता है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज। ये सब किसका पार्ट है, नॉन करेंट एसेट का पार्ट है। करंट एसेट में क्या क्या आता है, करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज, अदर करंट एसेट। ये सारी चीजें आपकी आएगी कहां पर, यहां पर। उसके बाद बात करेंगे किसकी, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट में क्या क्या आता है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर, और भी कुछ नाम आते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, है ना। एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट तो हो ही गया है, जो भी है खर्चे सब यहां पर आपको दिखाना है। बैलेंस शीट बनाना नहीं है आपको, क्वेश्चन में ये बनी बुनाई देगी। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर आती है। तो मैंने आप लोगों को ये चैप्टर जब अभी स्टार्ट कर रहा था तो क्या बताया आपको, रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। पहला, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए, तब आपसे सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमने देख लिया। पहले किसका फॉर्मेट देखा हमने, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस का। फिर किसका देखा, इनकम स्टेटमेंट। थर्ड नंबर में किसका फॉर्मेट देखा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा, है ना। आगे अब अपने को बात किसकी करनी है, रेशियो के फॉर्मूले की। रेशियो के फॉर्मूले में आने के पहले मेरे को एक छोटी सी चीज और बतानी है जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है। देखो, ये मैंने यहां पर कुछ डायग्राम बनाया है। कलर का बहुत इंपॉर्टेंस है ना, कलर को ध्यान देना। पहले ग्रीन कलर को देखो। सबसे पहले मैंने क्या लिया है, क्या क्या कवर है इसके अंदर, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या है, शेयर कैपिटल, और ग्रीन कलर का टिक कहां कहां लगा है, इक्विटी शेयर के सामने टिक लगा है और प्रीफरेंस शेयर के सामने कट है। मतलब किसके किसके सामने टिक लगा है, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों के सामने टिक लगा है। मतलब इसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। किसको किसको मैं ऐड करूंगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बन जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस बस को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद ब्लू कलर को देखो, जब मैं इक्विटी शेयर को भी ले लूंगा, प्रीफरेंस को भी ले लूंगा और रिजर्व सरप्लस को, तीनों को ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड बन जाएगा। क्योंकि अब वो शेयर होल्डर्स फंड दोनों के लिए है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड स्पेसिफिक था, सिर्फ इक्विटी वालों के लिए था। अब कोई सोच रहा होगा सर प्रीफरेंस शेयर होल्डर फंड भी होगा क्या, नहीं, उसके लिए नहीं निकालते। निकालते भी होंगे तो यहां पर अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई बात। आगे उसके बाद पर्पल कलर का लाइन देखो, क्या लिखा हुआ है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लिखा है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। और इधर क्या लिखा है, जीसी, मतलब ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या जोड़ेंगे, शेयर होल्डर्स फंड और क्या जुड़ जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। और ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा, सब चीज ले लो, लायबिलिटी साइड का टोटल, तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो धीरे धीरे
उसका स्कोप बढ़ते जाता है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, फिर बताया शेयर होल्डर्स फंड, फिर मैंने बताया नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर बताया मैंने ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, एक सरल, एक सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपको पता है ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड की अमाउंट दी हुई है, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड की अमाउंट दी हुई है, उसमें से मैं ऐसा क्या माइनस कर दूंगा जिससे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा? हाँ, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड में और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में केवल और केवल फर्क किसका होता है मालूम है? करंट लायबिलिटी का फर्क होता है। करंट लायबिलिटी यहां से निकाल दो तो जो अमाउंट आ जाएगी किसकी आ जाएगी? नेट कैपिटल एम्प्लॉयड की आ जाएगी। आपको ये तो पता होगा बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल एक बराबर होता है। तो अगर मेरे को क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दे दिया, टोटल एसेट, तो टोटल एसेट से आप क्या समझते हो? बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल। और ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड जानते हो पूरा होता है, तो टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो आ सकता है। टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आ रही बात? और टोटल एसेट में अगर मैं करंट लायबिलिटी माइनस कर दिया तो क्या मिल जाएगा? नेट कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। मतलब ये जो फॉर्मेट है ना भाई, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे ना तो इसी के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले छुपे हुए हैं। तो अगर मैं आप लोगों को सारे एक एक चीज का 10 जगह फॉर्मेट लिखवाते जाऊं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा रहा है, उसका दो ठो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला ही दो ठो हो जाता है, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला दो हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला दो हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक तो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिखाते लिखाते पेज भर जाएगा आपकी कॉपी का। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? फॉर्मेट ध्यान में रखो, आधे से ज्यादा फॉर्मूले तो आप अपने खुद ही डेवलप कर लोगे। समझे मेरी बात को? चलो, तो अब 2 मिनट के लिए ध्यान से समझना। कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करने का मैंने यहां पर एक्चुअल में फॉर्मेट लिखा है, इसको पढ़ो। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना अपन, मैं देखो पहला फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, अभी जरूरत बाद में पड़ेगी, लेकिन अभी बैलेंस शीट पढ़े ना तो ताजा ताजा बैलेंस शीट है दिमाग में, तो ये भी समझ में आ जाएगा। हम जब आगे बढ़ेंगे ना तो हमको कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो अप्रोच होते हैं। कितने अप्रोच होते हैं? दो। एक होता है लायबिलिटी अप्रोच और दूसरा होता है, जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन लायबिलिटी वाली चीजों को लेके करते हो तो उसको बोलेंगे लायबिलिटी अप्रोच, और जब कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन आप एसेट साइड वाली चीजों को लेके करोगे तो अपन क्या बोलेंगे? एसेट अप्रोच वाला है वो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लायबिलिटी अप्रोच में मेथड नंबर 1 क्या क्या मैंने ऐड किया है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, सबको जोड़ दिया। और क्या ले लिया मैंने? माइनस में फिक्सटिशियस एसेट माइनस किया है। और फिक्सटिशियस एसेट को कब माइनस करेंगे अपन? ओनली इफ गिवन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर ये एसेट साइड में नहीं दिया है मान लो, तो ऑलरेडी वो रिजर्व सरप्लस में क्या हुआ होगा? माइनस किया हुआ, तो डबल डबल माइनस हो जाएगा। प्लस भी नहीं करना है भाई, ऑलरेडी माइनस हो गया। ठीक है, ये समझ में आया? कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ग्रॉस है कि नेट है? हाँ, करंट लायबिलिटी माइनस कहाँ हुआ है इसमें? देखो करंट लायबिलिटी जुड़ा हुआ है, करंट लायबिलिटी जुड़ा हुआ है ना, तो ये ग्रॉस है। अगर इसमें मैं करंट लायबिलिटी हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा? ये नेट कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। समझ में आ गई बात? चटो चटो बोलता हूँ, चलो आगे बढ़ो। अरे मैं कुछ और बोल रहा था तो मिक्स हो गया, इधर का शब्द उधर चले गया। मेथड नंबर 2 पढ़ो क्या लिखा है? टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड का टोटल मतलब, अरे भाई यही सबको जोड़ोगे तो लायबिलिटी का टोटल आता है कि नहीं बताओ? उसमें क्या माइनस कर दोगे आप? लेकिन तब माइनस करना है जब बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया होगा, तभी माइनस करना है। अभी माइनस कर दोगे तो भी क्या मिलेगा? और ये वाला कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा होगा? ग्रॉस वाला ही होगा। तो ये मैंने कौन सा अप्रोच बताया आप लोगों को? लायबिलिटी अप्रोच। अब इसी से मिलता जुलता ये वाला है, पढ़ो। यहां पर मैंने टोटल किसका लिया था? नहीं सॉरी, ये वाला है, ये वाला गलत बोल दिया मैंने, ये वाला है। पढ़ो, टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड ले लो या फिर आप टोटल ऑफ एसेट साइड ले लो, एक ही तो मतलब है। क्या माइनस करना है फिर इसमें से?
फिक्टिशियस एसेट माइनस कर दो, अगर एसेट साइड में दिया है तो क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इधर देख लो 2 मिनट के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि ये जो पैसा आया है अल्टीमेटली लगा कहाँ है? हमारे एसेट्स में ही तो लगा है। तो ये कुछ पैसा इसका नॉन करंट में लगा होगा और कुछ पैसा कहाँ लगा होगा? करंट में लगा होगा। लेकिन फिक्टिशियस एसेट को इंक्लूड नहीं करते, इसलिए नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का जो सम आता है उसको किसके बराबर मानते हैं हम? कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर ही मानते हैं। और कौन सा? ग्रॉस कैपिटल। अब उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर देना तो क्या बन जाएगा? वो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। समझ में आई बात? एक फॉर्मूला मैंने ये भी लिखा था, ये कॉमन फॉर्मूला है। कॉमन फॉर्मूला मतलब ये कभी कभी काम आ जाता है, एक बार रीड बस कर लो, ज्यादा दिमाग मत लगाना उसमें। सबसे पहले क्या लेते हैं, फिर क्या लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? शेयर होल्डर्स फंड मिलेगा। फिर उसमें प्रीफरेंस शेयर कैपिटल भी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड है तो ये क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर फंड। अब इसमें नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? और इसमें करंट लायबिलिटी भी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये भी कभी कभी काम आ जाता है। तो मैं ये जो है ना, ये एनालिसिस है भाई, ऊपर वाला जो फॉर्मेट है ना इसका, ये एनालिसिस है बोल सकते हैं। कोई नई चीज मैंने बताई नहीं आप लोगों को। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। चलो, आप लोगों को मैं एक काम दे रहा हूं, इतना जो मैंने समझाया है इसको आप लोग है ना नोट कर लेना कॉपी में। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से मैं आप लोगों को इसका क्या बताऊंगा? फॉर्मूला बताऊंगा। और फॉर्मूला मैं कोशिश करूंगा कि जिस नेचर का फॉर्मूला बताऊं उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी करवा दूं। जैसे अपन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये सब करेंगे ना तो उस ग्रुप के जितने भी क्वेश्चन है वो बना के खत्म कर देंगे। क्योंकि मैं एक साथ पूरे फॉर्मूले लिखवा दूंगा फिर बाद में क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो ये इनकम टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स में क्या होता है, जब तक पूरा रूल नहीं पढ़ोगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनता है। और मैनेजमेंट अकाउंट में जितना फॉर्मूला, जितना रूल बताया उतने बेस पे क्वेश्चन बनना चालू हो जाते हैं। तो मैं ऐसा ग्रुप वाइज फॉर्मूले बताते जाऊंगा, ठीक है, और ग्रुप वाइज में क्वेश्चंस भी कराते जाऊंगा। इस हफ्ते में ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। चलो, तो मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना अभी, ठीक है। थोड़ी देर के बाद फिर मैं इनकम टैक्स स्टार्ट कर रहा हूँ।